उसके जेनेटिक मटेरियल से वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को अटैच करा लेता है। अटैच करने के बाद ये जो पूरी सेलुलर मशीनरी है इस पे ये कब्जा कर लेता है। सेलुलर मशीनरी क्या होती है कि आपको पता है कि सेल में बहुत सारा मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म एंजाइम से कंट्रोल होते हैं या प्रोटीन से कंट्रोल होते हैं। तो जो प्रोटीन फॉर्मेशन की जो वो प्रोसेस है, यहाँ से ये mRNA बनवाते हैं और mRNA जो है पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और पॉलीपेप्टाइड जो है, पॉलीपेप्टाइड इस तरीके से ये या तो कोई एंजाइम की तरह वर्क करती है या कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेलुलर मशीनरी पे कब्जा कर लेते हैं। तो वायरस अब ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन या जो एंजाइम बनवा रहा है ये वायरस के यूज के लिए बन रहे हैं, इस सेल के लिए नहीं। तो सेल का नुकसान ये होता है कि उसके घर पे कब्जा करके, उसके किचन को यूज करके, उसके सारे रोशन को, सारी एनर्जी को यूज करके अपने फ़ायदे के लिए वायरस चीज़ें बनवाता है। और ये मजबूर होता है क्योंकि ये हाईजैक हो चुका है। जैसे एक हाईजैकर प्लेन को हाईजैक करता है तो प्लेन पे पायलट ही चला रहा होता है, बस उसकी कनपट्टी पे यहाँ पे पिस्टल रखता है और बोलता वहाँ ले चलो, तो वो उसे मजबूरी है चलना, प्लेन तो वही चला रहा। तो आपका डीएनए है, आपकी मशीनरी है, प्लेन भी आपकी है, लेकिन फरमाइश पूरी किसकी की जा रही है? वायरस की। यही वो चीज़ है। अब सेल में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है किसी भी सेल में कि वो अपने अलावा किसी पैरासाइट को सरवाइव करवा सके। तो इसकी डिमांड को पूरा करते करते इस सेल की हालत ख़राब होने लगती है। और ऐसा एक सेल नहीं, बहुत सारी सेल के साथ होती है। तो वो आर्गन पर्टिकुलर, अगर मान लो कि ये अगर लंग्स में होता तो लंग्स के सारे जो टिश्यू हैं वो फंक्शनल नहीं रह जाते। अब वो फंक्शन नहीं करेंगे तो आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है? आपका रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, और जब आपका रेस्पिरेशन नहीं होगा तो आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं करेगी। या तो आप क्रिटिकली इलनेस में चले जाएंगे, आप आईसीयू में एडमिट हो जाएंगे, या फिर अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाए तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इतना समरी मैंने बता दी है जो आपको वायरस लाइफ साइकिल में चाहिए थी। अब मैं इससे आगे थोड़ा चलता हूँ और यहाँ HIV वायरस के इन्फेक्शन की साइकिल को बताता हूँ। ठीक है, देखिए HIV वायरस बहुत ही नोटोरियस वायरस है। ठीक है, ये एक ऐसे टेक्निक पे काम करता है कि इसका मेन मोटो ये है ना कि जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कि डिफेंस, इम्यूनो डिफिशियंसी, यहाँ हम बात कर रहे हैं ना, यानी इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में आपको समझाया था कि इम्यून सिस्टम जैसे एक कंट्री का डिफेंस सिस्टम होता है। ठीक है, तो कंट्री के डिफेंस सिस्टम में क्या है? उसकी कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उसके कुछ प्राइमरी फोर्स हैं, जैसे पुलिस एंड पैरामिलिट्री हैं, जैसे हमारे कंट्री में पुलिस है, CRPF है इस टाइप की, BSF है इस टाइप की, और आर्मी सबसे एलिट फोर्स है, आर्मी और कमांडो फोर्स। ठीक है, आर्मी के अंदर भी एलिट फोर्स है कि कुछ कमांडो फोर्स है। अब अगर किसी को कोई देश जो है उसके डिफेंस को बर्बाद करना है तो वो सबसे पहले क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि उस कंट्री के डिफेंस की जो बैकबोन है उसे ख़त्म कर दिया जाए। जैसा कि आपने डिजीज़ में देखा ना कि डिजीज़ का मेन पर्पज़ क्या है यहाँ पे? इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी जिससे जो तुम्हारी बैकबोन है इम्यून सिस्टम की एक्वायर्ड टाइप, उसको टारगेट करना। ये कुछ ऐसे होगा कि जो घुसपैठिया है, जो इन्फिल्ट्रेटर है, जो इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू आया है, वो इन्फिल्ट्रेटर जो है उसने एक वर्दी पहन रखी है, एक यूनिफॉर्म पहन रखी है जो कि हमारे एलिट फोर्स की है। मतलब उसने छुपने के लिए
जो जगह चूज की है वो पुलिस स्टेशन और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर को चूज किया है। अब अगर ऐसा हुआ तो हम जान ही नहीं पाएंगे। जैसे हम कैसे हमें पता लगता है कि कोई बाहरी आ गया है, जैसे मार्केट प्लेस में किसी ने देखा, किसी ऑफिस पे, किसी रोड में और कहीं पे देखा, कोई पब्लिक स्पेस में देखा और लोगों को अंदाज़ा हो गया कि ये आदमी बाहरी है और उन्होंने बुला दिया लोकल पुलिस को, देखो ये कौन है, चेक करो। लेकिन अगर कोई जाके पुलिस स्टेशन में ही बैठा है और वर्दी पहन के बैठा है, यूनिफॉर्म में है, कमांडो के बीच है, तो फिर उसे कौन पकड़ेगा? वो मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल यही काम HIV एड्स का वायरस करता है। वो समझाता हूँ आपको। देखो, जैसे ये हमारे बॉडी की एक मेन जो है सेल है मैक्रोफेज, ठीक है। मैक्रोफेज जिसका काम क्या होता है? फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जो HIV का जो वायरस है वो जब हमारे ब्लड में आता है तो ये वायरस सबसे पहले इस सेल को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। ये सबसे पहले इस सेल को इन्फेक्ट करता है। ये HIV वायरस है, इसने इस सेल को इन्फेक्ट किया और इसने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ डाल दिया और ये जो एंजाइम है इसने इसको DNA में कन्वर्ट कर दिया, डबल स्टैंडर्ड, और ये DNA इसके न्यूक्लियस में आके ऐड हो गया, ठीक है। मैक्रोफेज में ये इन्फेक्शन हो गए। अब मैक्रोफेज का काम क्या होता है फ्रेंड? मैक्रोफेज का काम होता है कि बॉडी में जहाँ कोई भी फॉरेन बॉडी हो, आपको क्या बताया था मैंने कि जो कोई भी फॉरेन बॉडी हो जिसके एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर दिया गया हो, जिसे एंटीबॉडी से कवर कर दिया गया हो, उसको ये इंगल्फ कर देता है, उसको अपने फूड वैक्यूल में डिजॉल्व करके मार देता है। लेकिन वो तब करेगा ना जब इसको टारगेट बताया जाता है। किसके थ्रू बताया जाता है? बी लिम्फोसाइट के थ्रू, जो कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं, चाहे जनरल या स्पेसिफिक। लेकिन यहाँ तो वायरस ने अपना रहने का अड्डा यहाँ बना लिया इस सेल के अंदर। अब ये इस स्टेज में ये ऐसा हो सकता है कि ये 5 से लेके 20 सालों तक, अप टू 20 ईयर्स, ये यहाँ पे पड़ा रहे इनएक्टिव, इसमें कोई सिम्टम ना है और ये आपके ब्लड में चारों तरफ घूमता रहे, ठीक है। जब कभी इसे मौका मिलता है तो यहाँ से वायरस अपनी कॉपी बना के दूसरी सेल को टारगेट बनाता है। ये सेल आपके एक्वायर्ड सिस्टम की हैं, ये एक्वायर्ड सिस्टम की हैं। जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है आपका, उसमें भी ये थाइमस को, जो आपकी थाइमस ग्लैंड है, उसको टारगेट करते हैं। ये थाइमस ग्लैंड का ये मान लीजिए T हेल्पर सेल है और ये T मेमोरी सेल है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था इनकी ज़रूरत क्यों है। अब ये वायरस क्या करेगा कि यहाँ से अपनी कॉपी बनवा के इस तरीके से ये यहाँ से ब्लड के थ्रू, ये ब्लड में है ही, ये ब्लड के थ्रू ये इसको इन्फेक्ट करता है, ये इसको इन्फेक्ट करता है। वायरस यहाँ अंदर चला आता है और इसका दोनों RNA वापस जो है DNA बनते हैं और ये DNA जो है यहाँ जो है ये DNA यहाँ इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगी। जो RNA है
वो डीएनए बनेगा और इन्फेक्ट कर देगा। ये काम ये तब तक करता रहता है जब तक कि सारे के सारे जो है टी सेल, ये सारे के सारे टी सेल है ना, ये सारे के सारे टी सेल को इन्फेक्ट ना कर दे। सारे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ऑल टी सेल। जब सारे के सारे टी सेल इन्फेक्टेड ये कर लेता है तो ये जो है यहाँ इन सेल के अपनी कॉपी बनवाने लगता है, ये अपने कॉपी बनवाने लगता है वायरस के, और ये कॉपियाँ ब्लड में रिलीज होने लगती हैं। इस तरीके से ये ब्लड में रिलीज होने लगती हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में इन सेल की डेथ हो जाती है। ये जो सेल हैं इनकी डेथ हो जाती है क्योंकि अब वायरस अपनी कॉपी बनवा रहा है और ये कॉपी ब्लड में रिलीज हो रही हैं। इसमें सेलुलर मशीनरी जो है पूरी तरीके से यूज हो जा रही है, ठीक है। तो ये देखो, ये ब्लड में ये वायरस आ गया, ठीक है। अब ये जब ब्लड में आ गया तो ब्लड में आने के बाद जब ये ब्लड वेसल्स में है तो यहाँ से ये डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स में इस वायरस के ट्रेसेज हमें मिलने लगते हैं, जैसे कि सलाइवा, जैसे कि सीमेन, ठीक है, जैसे कि और सीमेन, सलाइवा, सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड, ठीक है। और कोई भी जो बॉडी का फ्लूइड है जैसे लिम्फ, इन सब में वायरस जो है, इन सब में HIV का वायरस होता है। और ये वो स्टेज होती है कि इन बॉडी फ्लूइड से अगर कोई दूसरा पर्सन अनदर पर्सन अगर इसके कांटेक्ट में आता है इन बॉडी फ्लूइड का, तो वो कैसे आ सकता है। सीमेन का मतलब हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्लोज कांटेक्ट सलाइवा के थ्रू, जब सलाइवा एक्सचेंज की गई हो, वजाइनल फ्लूइड, सेक्सुअल कांटेक्ट, या फिर जो है सेक्सुअल कांटेक्ट, या फिर जो है ड्यूरिंग डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ, बच्चे को हो जाता है, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है क्योंकि ब्लड में है, या लिम्फ ब्लड के प्रोडक्ट लिए गए तो उससे अनदर पर्सन जो है इन्फेक्ट हो सकता है। यहाँ इसकी बॉडी में क्या हुआ कि जब ये सारा जो है, सारा ये सिस्टम ख़त्म हो गया, सारा नो इम्यून है, यहाँ अब कोई इम्यून सिस्टम नहीं है, तो इस पर्सन में अब एड्स की कंडीशन आ जाती है। एड्स जो है सिम्टम यहाँ दिखने लगेंगे। और वो सिम्टम क्या होते हैं? वो सिम्टम होते हैं कि इसे बहुत जनरलाइज टाइप की बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होते हैं। जैसे हमारी स्किन पे ना बहुत सारे फंगल स्पोर होते हैं, लेकिन वो हमें इन्फेक्ट नहीं करते हैं एक हेल्दी पर्सन में, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें न्यूट्रलाइज करता रहता है। टीबी के बैक्टीरिया बहुत सारे हैं एनवायरनमेंट में, बट हर बार हमें टीबी नहीं होती है। लेकिन HIV एड्स के पेशेंट को बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन, उनको टीबी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्टीन्यूअस फीवर आता है, उनको बार बार डायरिया होती है, क्योंकि GI ट्रैक्ट से जो चीज़ें जाती हैं वो सब उन्हें इन्फेक्ट करती रहती हैं, उन्हें फ्रीक्वेंट डायरिया होते हैं, और उन्हें डिफरेंट डिजीज हो सकती है, निमोनिया हो सकती है, कोई भी इन्फेक्शन जो नॉर्मल आदमी जिससे बच जाता है उसके लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं,
क्योंकि अब इनके बॉडी में कोई डिफेंस नहीं रह गया। ठीक वैसे ही ना जैसे छोटा बच्चा जो इन्फेंट पैदा होता है, क्योंकि उसके बॉडी में भी इननेट सिस्टम होता है और एक्वायर्ड नहीं होता है, तो उसको क्या होता है कि उसको बहुत बचा के हमें रखा जाता है कि अगर थोड़ा सा भी ठंड लगेगी, सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, कोई भी डिजीज हो जाएगी, लेकिन उसको एक प्रोटेक्शन मिलता रहता है। वो लगातार मदर का मिल्क पीता है जिससे उसे पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, इसलिए बच्चा सरवाइव करता है, उसमें भी एक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन अब बड़ा आदमी तो उसे मिल्क नहीं दिया जा रहा ना, तो इसे लगातार मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन में लगातार पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाएगी जिससे इसकी बॉडी की इम्यूनिटी को बरकरार रखा जाए। और साथ में ट्रीटमेंट के फॉर्म में इन्हें रेट्रोवायरल ड्रग दी जाती हैं। इन वायरस पे जो ड्रग इफेक्ट करती है उन्हें रेट्रोवायरल ड्रग बोलते हैं। वो ड्रग इन वायरस को पूरा तो नहीं ख़त्म करती हैं, बस इनके रफ्तार को कम कर देती है। रफ्तार का मतलब यहाँ से रिलीज होके या यहाँ इन सेल की डेथ को थोड़ा रोक देती हैं। तो जो पूरा सिम्टम आना और पूरी तरीके से बॉडी को फेल होने में टाइम लगता है, तो जो लाइफ है वो थोड़ी सस्टेन हो जाती है। इस वजह से HIV एड्स का हमारे पास कोई परमानेंट क्योर नहीं है, न तो वैक्सीन के फॉर्म में न तो ड्रग के फॉर्म में। इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, जैसे जब ये ब्लड में ये वायरस आने लगे तो एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एलिसा टेस्ट। ठीक है, ये एक तरीके का एस्से टेस्ट है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। इसका फुल फॉर्म आपको दिया गया है। इसका मतलब ये होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। एक जो है जो ये वायरस हैं, इन वायरस के सरफेस पे जो एंटीजन हैं, इन एंटीजन की एंटीबॉडीज को रखा जाता है। ये कुछ ऐसे किया जाता है जैसे आपने टाइट्रेशन किया होगा लैब में, तो इसमें वायरस एंटीजन को लिया जाता है और एंटीजन को एंटीबॉडीज से मिक्स कराया जाता है। ठीक है, एंजाइम को डाल के यहाँ पे एंजाइम को डाला जाता है, जो एंजाइम एक्चुअल में बताती हैं। यहाँ पे एंटीबॉडीज को डाला जाता है, डिफरेंट एंटीबॉडीज को जो इन एंटीजन की स्पेसिफिक होती हैं। ये एंजाइम उनसे रिएक्ट करके हमें रिजल्ट देती हैं कि एक्चुअल में ये पर्टिकुलर टाइप का एंटीजन है कि नहीं। अगर एंटीजन होता है तभी हम बोल देते हैं कि ये पर्सन HIV पॉजिटिव है। ज़रूरी नहीं कि जो पर्सन HIV पॉजिटिव हो उसमें सिम्टम आ रहे हों। जैसा मैंने बोला, सिम्टम आने में टाइम लग सकते हैं, हो सकता है 5 साल में आए, हो सकता है 20 साल में आए। ये बात फिक्स नहीं है, ये रेट्रोवायरस फैमिली में ये ऐसा होता रहता है। ठीक है, अब एक सोशल स्टिग्मा है कि किसी को एड्स हो जाता है तो उससे बिल्कुल सोशल बाइकआउट कर दें। तो आपको यहाँ बताया गया है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम जो है बॉडी फ्लूइड के साथ है। तो जो लोग बॉडी फ्लूइड को शेयर करते हैं, जैसे आपने किसी का ब्लड प्रोडक्ट लिया या जो अभी आपको ड्रग अब्यूज पढ़ाया जाएगा, लोग ड्रग को इंजेक्ट करते हैं अपने इंट्रावेनस, तो उस समय वो इतना केयरलेस होते हैं कि एक ही सिरिंज को कई लोग यूज कर लेते हैं। तो अगर ऐसा किए तो उनके बॉडी फ्लूइड डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा उसकी वजह से। और जो अनहाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेज हैं, जिसमें आप जो है अनजाने लोगों से, सेक्सुअल पार्टनर से अगर सेक्स करते हैं तो इन बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज होता है, उससे हो जाता है। डिलीवरी के समय वेजाइनल फ्लूइड से बच्चे को, जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसको जो है एड्स हो सकता है, उसको जो है HIV पॉजिटिव वो हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको HIV एड्स के लिए आपको बताई गई हैं। तो ये पूरे वायरस का लाइफ साइकिल है, जैसा मैंने आपको समझाया कि कैसे जो है वायरस के साथ। देखो खास बात ये है कि ये मैक्रोफेज के अंदर है। मैक्रोफेज का ही काम है कि ढूंढो कौन बाहरी आया है, और इसी के अंदर ये शामिल है, नहीं ढूंढ सकता। और यहाँ से निकला तो कहाँ जाके छुप के बैठा, ये जो कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है, जो सबसे स्पेशलाइज्ड फोर्स है आपकी, वहाँ जो है, जैसे कोई टेररिस्ट जाके IG के बंगले में छुपा हो, DIG के बंगले में, तो कहाँ पूरे शहर खोजते रहो, नहीं मिलेगा। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से धोखा देता है। इस वजह से हम
इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और जब पता लगता है तब तक ये अपना काम कर चुका होता है, ये देर हो जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको लेक्चर के फॉर्म में चाहिए थी। बाकी स्टोरीज को आप टेक्स्ट बुक से पढ़िए, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आएगा। अगर कोई डाउट रह जाएगा तो आप मुझसे उसे क्वेश्चन में पूछिएगा, जो है मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करूँगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर दिस सेशन ऑन टॉपिक एड्स। नेक्स्ट वन जो हम टॉपिक को लेंगे वो है कैंसर को। थैंक यू।